बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर की मुनासबत से प्रोग्राम टॉप स्टोरी भी अपने पाक फौज के शोहदा को, गाजियों को और पाक फौज के नौजवानों को सलाम पेश करने के लिए निकली है। और आज के प्रोग्राम में न सिर्फ 6 सितंबर 1965 की जंग के वाक़यात को याद किया जाएगा, बल्कि अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 का दिन वो दिन था कि जिसे तारीख आज तक फरामोश नहीं कर पाई और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की जंगी तारीख में 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान के हवाले से हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाता है कि जिसमें मक्कार दुश्मन की जानिब से रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया जाता है कि पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन इस जानिब भी पाक फौज के बहादुर सपूत मौजूद थे, पाक फौज के वो नौजवान मौजूद थे जो कि पूरी कौम सोती है तो वो सरहदों पर जागते हैं ताकि हम और आप पुरसकून नींद सो सके। उन जवानों के आगे कहाँ फिर दुश्मन टिक पाता, और ऐसा ही हुआ। पाक फौज ने न सिर्फ 1965 की जंग में बल्कि उसके बाद आज तक पूरे पाकिस्तान को एहसास-ए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है और हमेशा ये कर दिखाया है कि वो पूरी दुनिया की किसी भी फौज से बेहतरीन फौज है, क्योंकि पाक फौज का जज्बा, पाक फौज के नौजवानों की सलाहियत, पाक फौज के नौजवानों का ईमान, जब भी जंग की बात आती है या फिर अमन के हालात की बात आती है तो हम हमेशा उनके जो किरदार है उसकी तारीफ करते हैं, सुनते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम भी पाक फौज को सलाम पेश करेंगे। यादगार शोहदा पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पूरे लाहौर शहर में हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ यादगार शोहदा जो कि 1965 की जंग के शोहदा की याद में तामीर की गई, यहाँ पर आते हैं, छोटे बच्चों को लेकर आते हैं, उनको तारीख के सुनहरे बाब से रोशनास करवाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए, सलाम पेश करने के लिए यहाँ पर फूल भी पेश किए जाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और प्रोग्राम के आगाज़ के साथ ही इस वक्त मैं BRB नहर के बिल्कुल करीब मुल्हिका एक इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ के बुज़ुर्गों से हमने बात करनी है जिन्होंने 1965 की जंग ना सिर्फ खुद देखी बल्कि इस नहर के आसपास क्या हालात थे वो ऐनी शाहिद है 1965 की जंग के। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, उन बुजुर्गों से बात करते हैं। नाज़रीन, BRB नहर के किनारे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये सारे बुजुर्ग मेरे साथ हैं। इनके साथ इनकी यादें सुनेंगे, इनकी याददाश्तों में क्या क्या महफूज है 1965 की जंग को लेकर, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी चाचा, साडे कोठे ते हुंदे सन ओपी वाले, हाँ फौज, हाँ हाँ, ते असी वो सारे मुल्क नालों बाहर फिर सानू वो पसीना वाला पुल लंघा के आए सन। हाँ। वो असल में एक हवालदार सी, वो बहुत चंगा बंदा सी। अच्छा। उन्हें सानू गड्डी ते बहा के 2 फेरे लाए, सानू वो पसीना वाला पुल लंघाया। अच्छा। ए पुल टुट गया सी जदों असी इत्थे। हाँ, राब्ता खत्म हो गया ना, राब्ता खत्म कर दिया। वो फिर उस पुल तो असी लंघे। अच्छा चाचा, क्या उम्र होगी आपकी उस वक्त? हाँ जी, उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र उस वेले कोई 10 साल दी, 11 अच्छा। साल, 10-11 साल दी। हाँ इन्नी कोई होनी। ठीक है। उंज मैनू हर शहर का पता है। हाँ मैं उस वेले ना वो फौजी जेडे सन ना, हाँ। उन्हें बड़ा साडे नाल प्यार करना बच्चियां नाल। अच्छा। ते पता नहीं बेचारे मर गए ने, जो बड़े चंगे सन। हाँ, आप घरों से बाहर आते थे फौजी देखने के लिए, जंग देखने के लिए? बड़ा। हाँ। पर नाल एक फौजी सी, वो फिर उन्हां तो भी मगरों इथों निकलिया। अच्छा। नहीं, उन्हें फड़ लिया। अच्छा। ओदी फिर उन्हें जिंदा लाश लाई। अच्छा। जिंदा दी खलड़ी ला के, हाँ। फिर उन्हें मारिया सी। हाँ। वो साडे बोर्ड ते वो ओपी वाले सन। भी सही। जो कल्ला बंदा जवान अड़िया रहा जिन्ना तक उन्होंने कोल असला रहा। हाँ। वो बड़ा चिर अड़िया रहा। अच्छा। पर उसले फौज उन्हां दी एक गड्डी अपने शालामारों हो मुड़ी सी। अच्छा। जदों इत्थे आ गए। हाँ। ते पुल टुट गया सी, पुल रह गया सी, वो परला ते जाओ। हाँ। उन्हां थानी फिर लोग लंघ के गए ने कुछ इधरों। ते साल असी बाहर रहे हैं, 1 साल। अच्छा। वो जहाज़ां दी जंग वेंदे रहे हैं। हाँ।
ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਡੇਗੇ ਸਨ हाँ हाँ 2 ਕਿ 3 अच्छा ਉੱਤੋਂ ਲੜਦੇ अच्छा ਇਹ ਜਖੀਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਣੇ ਆ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਕੈਂਪ, हाँ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ अच्छा ਸਾਨੂੰ। हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ। हाँ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੱਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। सही। ਹਾਂ तो फिर कितने देर के बाद हालात ठीक होना शुरू हो गए? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿਛਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਪਿਛਾ ਆ ਗਈ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾ ਤੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਹਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਬ ਖਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਫੌਜੀ। हाँ ਉਹ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਬੰਬ ਪਿਆ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ। सही। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਚਣਾ। हाँ हाँ सही जी। ये वो यादें हैं 1965 की जंग के, जो कि ये सब आई विटनेस है जो बता रहे हैं। चाचा, आपके जहन में क्या यादें हैं, आपको क्या याद पड़ता है 65 की जंग का? मैं बेटा उस टाइम से 15 साल का था। अच्छा। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है हाँ कि रात के 3 बजे हमला किया इंडिया की फौज ने, रात के 3 बजे। तो हमारी जो फौज थी ना, बहादुर फौज ने उन्होंने डके लगा दिए उधर, रोक सही। दिया, हाँ आगे नहीं आने दिया। हमें सुबह पता चला 7 बजे। जब 7 बजे पता चला ना, तो फौजी आए, हमें आन के कहा कि आप भाई चले जाए, जंग लग गई है। हाँ तो हम निकले इधर पुल के ऊपर से। हाँ तो तकरीबन टाइम 7:30 का होगा। तो फिर जब निकल के गए तो हमारी फौज जो ना आगे से आ रही थी, तो नारे लगा रही थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, सही। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ तो हमारी जो आवाम थी वो भी बड़ी दलेर थी, उनके साथ मिलकर वो भी नारे लगा रही थी। अच्छा, लोग शहरी घरों से बाहर आ गए? हाँ जी, सड़कों पे आ गए। हाँ। जो लाहौरी था बाहर आ गया। अच्छा। फौज के साथ छाना बिछाना हो गए, वो भी नारे लगा रहे थे। हाँ तो हमारी फौज ने जो इंडिया की फौज है उसको रोक दिया है, आगे नहीं आने दिया। तो जब ज़्यादा फौज होगी ना, तो फिर हमारी फौज जो ना कश्मीर में थी, फौज थोड़ी हाँ सी। जी। ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਸੀ। हाँ इतने। फिर भी हम जीत गए, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੀ जज्बा जीता। हाँ तो हमारी आवाम ने बहुत साथ दिया ना, फौज का बहुत अच्छा। साथ दिया। सही। तो जब इंडिया की फौज बहुत ज़्यादा होगी ना, 7 लाख फौज से थी, हाँ। हमारी तो फौज कश्मीर में थी, ठीक। कश्मीर से इधर आई थी। तो फिर पाकिस्तान फौज ने उसको डक्का लगा दिया, रोक दिया इधर से। तो ये फिर बाद में पुल तो बाद में तोड़ा ना, जब ज़्यादा फौज आ गई। हाँ हाँ जी, उनके टैंक, उनके जहाज वो फायरिंग कर रहे थे। तो हमारे भी फौज जो हमारे भी टैंक इधर आ गए थे, तो शाना बशाना इधर लड़ाई हुई, बहुत जंग हुई इधर उनकी फौज थी, उधर आपकी फौज थी, सही। लड़ रहे थे। तो यही मामला हमने देखा अपनी आंखों से। एक और बुजुर्ग है हमारे पास। चाचा, माइक ले लीजिए और आप हमें बताइए कि आपकी तकरीबन कितनी उम्र होगी, क्या देखा आपने? मेरा नाम सैयद मकबूल हुसैन बुखारी है। हाँ साथ ही गांव है अत्तो के अवान, मगरबी साइड पे हाँ जी। नहर के किनारे गांव है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। हाँ मैं अत्तो के अकबरा स्कूल था इधर हमारे, अच्छा। वहाँ मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था, मेरी उम्र 12-13 साल थी। अच्छे खासे होशमंद इंसान होशमंद थे। था। हाँ जब छुट्टियाँ ख़त्म हुई है ना सालाना, हाँ तो उस दिन हफ्ता था, ठीक है। तो मेरी तबीयत वहाँ ख़राब हुई, सर दर्द था, मैं छुट्टी लेकर आ गया। हाँ आगे इतवार आया है, इतवार के बाद पीर आया है। पीर की सुबह हम जब अभी हम सोए हुए थे, 2 जहाज आए हैं इंडिया के, उन्होंने चक्कर काटे हैं। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने पहला बम गिराया है पाटा फैक्ट्री पर, हाँ जिससे हमारे गांव के कुछ 3 आदमी 4 आदमी शहीद हो गए। सही। और उसके बाद फिर हमें पता चला, ये तो आवाज़ें तो शहरी के टाइम से आ रही थी, चौकिल साइड से हाँ मुख्तलिफ हथियारों की आवाज़ें थी। और वो आवाज़ें हमें बिल्कुल मालूम नहीं है कि जंग लग गई है, अच्छा। बिल्कुल पता नहीं है। हस्बे मामूल पढ़ने के लिए गए हैं हाँ कुरान पाक, वहाँ से जब वापस आए ना, तो उस वक्त बड़ा एक शोर था, लोग निकल रहे थे, जा रहे थे। सही। तो मैं ये बात कर दूं कि मेरे ज़हन में ये भी बात है कि जब कश्मीर पर उस वक्त पाकिस्तानी फ़ौजें दरियाए तवी उन्होंने अबूर किया है, हाँ तो इन्हें मुसीबत पड़ गई कि ये मसला कश्मीर वाला हल हो गया है।
तो इन्होंने फखरे हिंद हमने सुना है, उस फौज का नाम था मराठा और डोगरा, वो यूनिटें थी। यक वक्त इन्होंने चविंडा पर, लाहौर पर और कसूर पर इन्होंने हमला किया। बिल्कुल। और इनकी यानी ये कहते थे कि हम बकायदा दोपहर के टाइम पे लाहौर जिम खाना क्लब में जाकर हम चाय पियेंगे, खाना खाएंगे। बिल्कुल। ये इनके मजमूम इरादे थे। हाँ। लेकिन जब यहाँ पहुंचे है ना, फौज यहाँ पहुंच गई है जल्लो मोड़ में, उस वक्त लोग निकलना शुरू हो गए, हम भी निकल गए अपने वालिदैन के साथ। जब सड़क पे जा रहे थे ना, हाँ। तो मुझे आज तक याद है, मैं 71 का खुद गाजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही। मैंने उस वक्त बावल नगर था। हाँ। एक महकमे में मैंने रह कर वहाँ बावर्दी ड्यूटी की है और जंग लड़ी है। माशाल्लाह। तो बात ये है कि जब लोग निकल रहे थे ना, तो मनामा थाना से पहले ही हाँ। आर्मी के ट्रक जो आ रहे थे ना, उस पे फौजी थे। फौजी नारे लगा रहे थे और लोग भी नारे लगा रहे थे। परेशानी तो थी। हाँ। एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। परेशानी तो थी, लेकिन इसके बावजूद मैं ऐनी शाहिद हूँ पाकिस्तानियों के जज्बात का। हाँ। कि इन्होंने जनाब, अवाम भी नारे लगा रही है, आर्मी वाले भी नारे लगा रहे हैं। बाद में हमने सुना है कि जितनी आर्मी सामने से आई है ना, सारे के सारे वो लोग शहीद हो गए। बाद में हम चले गए सूटर मिल से डबल डेकर पर बैठकर हम फैसलाबाद की तरफ रवाना हो गए। जंग हुई है 17 रोजा। सही। तो बड़े वाकयात हैं। जहाज़ों की जंग जब हो रही थी, मेरे वाले साहब बागबानपुरा में थे, जब फाइटर लड़ रहे थे ना, उस वक्त शायद MM आलम का जहाज था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग फौजी कह रहे थे उन्हें कि पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, लेकिन लोग जनाब उस लड़ाई का मजारा देख रहे थे। हाँ। और नारे लगा रहे थे। साथ ही शालामार के साथ अब जो खाली जगह है ना वहाँ, हाँ। वहाँ रानी तोप लगी हुई थी, ठीक, जिसका गोला 23 मील पर जाता था। सही। मेरे वाल साहब कहते हैं वो आए थे ना सामान वगैरह लेने के लिए। हाँ। तो वो कहते हैं कि वहाँ हमने देखा है कि रानी तोप पर जनाब लोग हाथ डालते थे और बड़े लोग नारे लगाते थे और आर्मी के साथ शाना बिशाना। नाज़रीन, बिल्कुल आर्मी के साथ जो हमारे आम लोग हैं, हमारे सिविलियंस हैं, जिनकी हम बार बार बात करते हैं, 1965 की जंग में हमारे जो शहरी हैं उनके किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और ये बुजुर्ग हमें बता रहे हैं कि आर्मी लोगों को कहती थी पीछे हट जा, और लोग आगे आते थे कि हम भी मदद करेंगे और किसी ना किसी तौर पर हम भी जंग का हिस्सा बनेंगे। ये बुजुर्ग जो है, इनको 1965 वॉर में ही ये खुद भी जख्मी हुए थे। क्या हुआ था, क्या किस्सा हुआ था, इनसे बात। सर माइक इनको दे दीजिए। सर आप भी जख्मी हुए 1965 जा रहे थे ना कि वो फायरिंग हो रही थी ना, तो मेरे ये टांग पे कैंकर लगी हुई थी इधर। अच्छा। ये हाँ, ठीक है। चाचा आपकी कुछ यादें हैं? ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਪੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆ ਮੁੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮੋਗੇ ਖਰੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੇ ਆ, ਮੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਲੇਰ ਸੀ ਜੀ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਸੀ। ਉਥਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਣਾ, ਉਥਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਣਾ। ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬੰਬ चलाया फिर जी जी बताइए, आगे आ जाइए सर थोड़ा सा। हाँ जी, क्या कहेंगे? ये लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ये बुजुर्ग हैं, ठीक, इन्होंने जो वाक़यात बताए 1965 के जी, और हमारी फौज इतनी बहादुर थी, इतनी बहादुर थी, और हमारे नौजवान और हमारे गांव के लोग थे, हमने जो लिखा और पढ़ा सुना है कि वो उनके शाना बशाना थे। और हमारी फौज ने उनको मुंह तोड़ ऐसा जवाब दिया कि वो आगे आ नहीं सकी। और इंशाल्लाह ताला आज भी हमारी पाकिस्तानी फौज दुनिया की अव्वल तरीन फौज है, जिन्होंने हमारी जानों का नजराना दिया और ये पुल को अपने साथ पेट कर बम्बों को बांधकर पुल तोड़ा, इंसानों की जानें बचाई। और हमारे शहीद जो हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
बिल्कुल जी, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे, ये जोशो जज्बा है जो कि इस बात की अक्कासी कर रहा है कि चाहे वो 1965 की जंग हो या फिर आज के हालात हो, हमारी पाक फौज तो सरहदों पर हमारी हिफाजत कर ही रही है, लेकिन हम जो आम लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, ये भी हर वक्त फौज के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आएंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। उकाबों के तसल्लुत पर फजाएं फख्र करती हैं, खुदी के राजदानों पर दुआएं फख्र करती हैं। वतन से जिनके पैदा हों बेटे महमूद आलम से वो धरती सर उठाती है, वो माएँ फख्र करती हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जब भी 1965 की जंग की बात होती है तो फिर पाक फ़िज़ाइया का किरदार कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाक फ़िज़ाइया के किरदार की जब भी हम बात करते हैं तो एक तो फाइटर पायलट M.M. आलम हमारे जहन में आते हैं, जिन्होंने चंद लम्हों में दुश्मन के 5 जंगी तैयारे ज़मीबोस किए। और पाक फ़िज़ाइया का किरदार 1965 की जंग में क्या रहा, आज के नौजवान क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी स्क्वाड्रन लीडर है मोहम्मद सलमान साहब, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपको खुशामदीद कहते रहे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हमारे साथ मौजूद है हमजा सफदर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पाक फ़िज़ाइया का किरदार 1965 वॉर में आप किस तरह से बयान करेंगे, क्योंकि हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं और अभी तक बहुत ही आला अल्फाज में उनको याद करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 65 की जो वॉर थी वो ओवरऑल आर्मी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और विक्टोरियस रहे एंड पे। लेकिन अगर सिर्फ हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स इनिशियली वॉर में एंटर नहीं हुई थी, लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स वॉर में उन्होंने किया तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी बताया अपना मेटल और अपनी माइट जो है प्रूव की उन्होंने। और जैसे फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने फिर परफॉर्म किया कि किसी भी सिंगल टाइम में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। और बावजूद इसके कि हम नंबर्स में कम थे उनसे और टेक्नोलॉजी में भी हम पीछे थे, क्योंकि हम जारी बात है वो हम छोटा मुल्क थे उनसे, हमारे पास हमारा बजट और हमारी हर चीज़ रिसोर्सेज उनसे किल्लत थी हर चीज़ की। तो लेकिन हम लड़ना जानते थे। जो हमारे जो सीनियर्स थे, जो उस टाइम पे वॉर वेटरन्स थे हमारे, दे न्यू हाउ टू फाइट, क्योंकि वो पीस टाइम में भी उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी, उनको पता था कि जो हमारा दुश्मन है जिनसे हम अभी आज़ाद होकर आए हैं वो हमें बिल्कुल भी, हमें कभी भी, वो हमेशा जो है वो मैली आंख से ही देखता है और उसको हमारी सलामती जो है वो बिल्कुल भी जो है उसे हज़म नहीं होती, उसे गवारा नहीं होती। तो हमें किसी भी टाइम जो है वो दोबारा अपनी इस धरती के लिए हमें दोबारा उनसे जो है वो गतम-गता होना पड़ सकता है। तो वो अपने नॉर्मल अपनी पीस टाइम ऑपरेशंस में भी अपने आप को इसी तरीके से रेडी रखते थे, इसी तरीके से वो हर वक्त एक्टिव रखते थे कि अगर जंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो जो है वो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स की ईंट से ईंट बजाई। और ओवरऑल अगर आप स्कोर्स की बात करें, किल रेशो की बात करें, तो ये तकरीबन हमने ऑलमोस्ट 18 to 19 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के लूज़ हुए वॉर में, और इंडियन एयरफोर्स के ऑलमोस्ट 80 to 90 एयरक्राफ्ट को हमने शॉट डाउन किया। तो ये किल रेशो ऑलमोस्ट 4 times हाई जो है वो अचीव की, ऑल बिकॉज ऑफ फेथ, ऑल बिकॉज ऑफ गुड स्ट्रेटजी, साउंड ट्रेनिंग एंड टैक्टिक्स, और उसके अलावा जो है एक जोश, जंग लड़ने का जोश। देखें उस टाइम भी अगर आप जो वॉर के दौरान वॉर वेटरन से बात करें तो वो ये कहते थे कि हमें पता था कि हमारे पास जहाज़ जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमें अपने जज्बे का भी पता था, हमें अपने जोश का भी पता था, और हमें पता था कि हम पहले मारेंगे और फिर मरेंगे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात जी। जब नौजवान के दिल में ये बात होती है कि अगर उनकी जान चली भी जाती है वतन पर तो फिर वो शहादत के रुतबे पर फाइज होंगे, तो यकीनी तौर पर इस जज्बे को किसी तौर भी शिकस्त नहीं हो सकती, जो कि हमने देखा कि नहीं हुई। हम आपसे भी बात करना चाहेंगे कि 1965 में जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ थी और आज हमारे पास क्या बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ है, एक तो हमें ये बताइए, और दूसरा ये कि ज़मीनी और बहरी जो हदूद हैं उनकी हिफाजत तो हम सुनते आए हैं, लेकिन फ़िज़ाओं की हिफाजत किस तरह से होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने पूछा कि टेक्नोलॉजी के हवाले से, मैं कहूँगा 1965 में भी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ऑब्सोलीट नहीं थी।
वो रिलेटिवली थोड़ी पुरानी आप कह सकते हैं, बट क्योंकि हमारे जो पायलट्स थे वो माशाल्लाह उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि जो फादर ऑफ एयरफोर्स एयर मार्शल अजहर खान साहब थे जो पहले कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने पीएफ की बुनियाद ऐसी रखी थी कि उनको पता था कि हमारा दुश्मन जो है वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। तो उन्होंने एयरफोर्स की जो रूट्स हैं, जो फाउंडेशंस हैं, वो ऐसी उन्होंने डाली थी कि उन्होंने ट्रेनिंग ही हमारे जो हीरोज़ हैं उनकी ऐसे की थी कि जब भी जंग या कभी ऐसा कोई उनको प्रॉब्लम हो तो कभी हमें इस तरह का मसला ना हो कि हमें उनसे लगे कि हमारी टेक्नोलॉजी उनसे कम है। इवन क्योंकि जंग में हमारे मुल्क के ऊपर एम्बार्गो लग गया था, हमें पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही थी, उसके बावजूद क्योंकि हमने जंग की तैयारी इतनी अच्छी की हुई थी कि हमें जो है इस तरह का किसी किस्म का मसला पेश नहीं आया। आजकल के लिहाज से बात किया जाए तो आपने 2 साल पहले 27 फरवरी का वाक़या हम सब की मेमोरीज़ में इतना फ्रेश है। मेरा ख्याल से कि उस टाइम 1965 में तो हम में से शायद बहुत कम लोग हमारे बुज़ुर्ग थे जो बताते हैं। अब ये मैंने 2019 वो 21st सेंचुरी की ये एक फ़ाइट है, एक ऐसी डॉग फाइट है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। दुनिया की 2 सुपर पावर्स जो कि न्यूक्लियर कैपेबल हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ ऐसे इंडिया ने कोशिश की कि वो एक न्यूक्लियर वॉर कंट्री को धुतकारें, पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनका इतना खूबसूरत, इतना अच्छा जवाब दिया कि पूरी दुनिया जो है उसमें पूरी दुनिया की मीडिया में पाकिस्तान एयरफोर्स की इतनी तारीफ़ हुई, इतना सब कुछ हुआ। तो इस सारे से हमें इतना जज्बा, इतना हौसला मिलता है। फिर हमें जब पता है कि हमारी आवाम हमारे साथ है। 1965 में एक जज्बा हमारे फ़ौजियों का था, हमारे जवानों का था, एक जज्बा हमारी कौम का था जो कि हमारे जवानों के लिए, हमारे जवानों के साथ खड़े होकर लड़ना चाहती थी। बिल्कुल जी, सिविलियंस का किरदार कभी नहीं हम भुला सकते, और जब भी 65 वॉर की बात होती है तो फिर आम लोगों के जज्बे की बात ज़रूर होती है। हमें ये बताइए कि आपके लिए बड़ों ने एक बार सेट कर दिया, जब भी हम वॉर की बात करते हैं या फिर हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं उनकी बात करते हैं, आपके लिए वो कितनी बड़ी मोटिवेशन है जो नौजवान आ रहे हैं अब एयरफोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि डेफिनेटली जो हमारे सीनियर्स हैं हमारी सारी मोटिवेशन हैं ही वो, क्योंकि जब भी एक फ़ाइटर पायलट आता है तो वो इसी जोश और इसी एम के साथ एयरफोर्स में आता है कि एक दिन मुझे बॉर्डर क्रॉस करने का मौका मिलेगा और उस दिन मैं वो सब कुछ जो मेरे इस मुल्क ने और मेरे इस एयरफोर्स ने जितनी मुझ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है मैं वो प्रूव करूँगा और मैं पे बैक करूँगा। और क्योंकि हमने देखा भी है अपने सीनियर्स को, तो वो हमारी मोटिवेशन है ही वो। हम उनको पढ़ते भी हैं और हम उनको हमेशा याद रखते हैं उनकी कुर्बानियों को, और हम उनको बुलाते भी हैं अपने बेसिस पे कि वो आके हमें लेक्चर्स दें, हमें बताएं कि किस तरीके से उनकी क्या मोटिवेशन थी, कैसे उन्होंने काम किया। और हम मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ अपने आप को अब्रेस्ट भी रखते हैं। ऑब्वियसली वो आज से 40 साल पुरानी बात है, अब दुनिया के ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, फ़ाइट करने का तरीका चेंज हो गया है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स इस चीज़ को रियलाइज़ करती है और अंडरस्टैंड करती है। और हमारे जो पायलट्स हैं वो स्पेशली अपने आप को उन्हीं ट्रेंड्स पे ट्रेन कर रहे हैं। और 2019 में भी हमारी कौम ने देखा, और बल्कि पूरी दुनिया ने देखा, कि हमने एक दफ़ा फिर एयरफोर्स वर्सेस एयरफोर्स थी ये, तो हमने स्कोर जो है उसको 1 अप कर दिया। और मैं अपनी यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो हम पे बिल्कुल जो है वो भरोसा रखें। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, और जैसे 65 और 71 की जंग में हमने मुकाबला किया था, इंशाल्लाह अभी भी अगर हमें दुश्मन ने ललकारने की कोशिश की तो हम उनको उससे भी जो है वो बुरा जवाब देंगे। बिल्कुल जी, अब वाजे पाकिस्तान पर तो एतबार बहुत ज़्यादा है, बल्कि इतना ज़्यादा है कि शायद कौम को खुद से ज़्यादा अपनी अफवाज पर एतबार है, खुद एतमादी है कि वो किसी सूरत भी वतन अजीज़ पर आँच नहीं आने देंगे। हमजा, हमें ये बताइएगा कि कितना टाइम लगता है कि पायलट को तैयारे को फ़िज़ा में लेकर जाना और फिर खुदा ना खास्ता कहीं से हमला हो जाता है, ये क्या तरीक़ाकार होता है? मिनिमम मैक्सिमम कितना टाइम मिलता है आपको? जी, इसमें एक चीज़ है कि पायलट जो है ना हमारे एयरफोर्स के, वो 24/7 रेडी होते हैं, 24/7 365 डेज़ अ वीक। तो जैसे ही उनको एयर डिफेंस रडार पे कोई पिक होता है, कोई अननोन एयरक्राफ्ट पिक होता है, तो वो फ़ौरन उसको हम कहते हैं एयर डिफेंस अलर्ट स्क्रैम्बल, वो उसको फ़ौरन स्क्रैम्बल देते हैं। तो विद इन 7 to 8 मिनट्स वो पायलट अपने जहाँ पे वो बैठा होता है वहाँ से वो जहाज़ में बैठ के वो एयरबॉर्न हो चुका होता है। तो मतलब ये बिल्कुल 7 to 8 मिनट्स का टाइम है। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि 7 to 8 मिनट्स में एक पायलट को कितना शार्प होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, कितना उसको ट्रेन होना पड़ेगा कि वो इस टाइम लाइन को मीट करे, ना सिर्फ उस टाइम लाइन को मीट करे बल्कि उस थ्रेट को जाके वो इंटरसेप्ट करे। और अगर तो वो ऐसा थ्रेट है जिसको अंगेज करना पड़ेगा, जो हमारे बॉर्डर के
क्रॉस कर रहा है तो वो इतना केपेबल होता है कि वो उस टाइम फ्रेम में उस जहाज़ को शॉट डाउन करता है। ठीक है जी, पाक फौज के नौजवान हर वक्त तैयार रहते हैं, क्या पैगाम देंगे आप आज के दिन के हवाले से कौम को? मेरा एक ही मैसेज है कि डिफेंस डे ये सिर्फ एक डे है जो अब 6 सितंबर है। मेरे ख्याल से हम आज से लेके नेक्स्ट 6 सितंबर तक हमें अपनी पाक फ़ौज को इसी तरह याद करना चाहिए, इसी तरह उनके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हम इसको एज अ जॉब नहीं लेते। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व द नेशन। और मैं सबको ये मैसेज दूंगा कि आप इस फील्ड में आएँ। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था अपने इनॉग्रल एड्रेस में कि एक मुसलमान के लिए शहादत से बढ़ के मौत कोई नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से ये वो बेस्ट प्रोफेशन है जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। फाइटर पायलट, बीइंग अ फाइटर पायलट, ये इटसेल्फ एक थ्रिल है। हम मूवीज़ में देखते हैं कि पायलट किस तरह जहाज़ को मैनूवर कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ये वो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स आपको प्रोवाइड करती है कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट इतने जूनियर पायलट्स को, इतने जूनियर यंग पीपल को देती है, उन पर ट्रस्ट करती है, उनके ऊपर वो इन्वेस्ट करती है। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू फुलफिल योर ड्रीम्स। क्या बात है, बहुत खूबसूरत जी। सलमान साहब, हमें ये बताइए आप पैगाम क्या देना चाहेंगे, और कल यौम फ़िज़ाइया भी मनाया जाएगा, उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं अपनी यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप इस मुल्क के लिए जो है ऑनेस्टी से काम करें, डेडिकेशन के साथ काम करें। ये मुल्क हमने इस्लाम के नाम पे लिया है, इसको कुछ नहीं होने वाला। चाहे पूरी दुनिया भी इसके ख़िलाफ़ हो जाए, इसको मैली आँख से देखे, लेकिन कोई इसका जो है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप भी जो है जहाँ कहीं पे भी है वो ईमानदारी से काम करे, और इस मुल्क को इसकी यूथ की ज़रूरत है, और अभी हमने इस मुल्क को बहुत आगे लेकर जाना है इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान हमजा सफदर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और नौजवानों को बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ने बल्कि हमारे नौजवान नस्ल ने अपना अपना हिस्सा अदा करके अपना अपना किरदार निभाकर बहुत आगे लेकर जाना है, बहुत बुलंदियों को पाना है। मैं वापस आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद है कैप्टन रिटायर्ड नवाजुल हक साहब है। 1965 की जंग इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी, क्योंकि ये भी पाक फौज का हिस्सा थे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 1965 की वॉर में अचानक से रात की तारीकी में दुश्मन हमला करता है, और हमारी अफवाज बिना घबराए, बिना डरे, वो जो जोशो जज्बा था, वो जो दलेरी थी, उस हवाले से हमें बताइए कि किस तरह से निकले और फिर दुश्मन को मजबूर कर दिया कि वापस जाना है, नहीं तो यहाँ ज़िंदगी नहीं बचेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आपने चैनल पे बात करने के लिए। ये था कि अचानक जो हमला हुआ वो प्रेसिडेंट अयूब खान साहब ने तो कह दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अटैक, काउंटर अटैक। उस वक्त मैं एडीसी था जनरल फजल मुकीम साहब का, सितारे कायद आज़म थे जनरल फजल मुकीम। वो एक डिवीज़न थी ईस्ट पाकिस्तान में, और एक और सब डिवीज़न थी जिसको हम कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स। ये थी हमारी फ़ौज वहाँ पे। तो बहुत जो है मतलब है कि जोश खरोश में जो बंगाली भाई है मेरा हमारा, वो हमारे हेडक्वार्टर कुरुमटोला में पहुंच जाते थे वॉलंटियर करने के लिए। तैयार थे वो कहते हमें भी ले जाओ, हमें भी करने दो, ये है वो है फलाना वगैरह। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। और जनरल साहब ने बड़े मुश्किल से एक अपने एडमिनिस्ट्रेटर को लगाया था वहाँ पे, G2 एडम या पता नहीं कौन था ऐसा, उसको कहा था कि इनको तसल्ली दें और बुला लेंगे वक्त पे। उस वक्त से जो है पूरी 16-17 दिन जो है हर रोज़ हमें कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम होता था कि भाई फलानी जगह ढाके में जासूस पहुँचे हुए। कौन जासूस? कोई नहीं, जासूस लोग बंगाली जो है अपना हिस्सा लेना चाहता था। और हेड ऑफिस को बताता था कि ये क्या कहते हैं, ये पैराट्रूपर्स और जासूस वगैरह यहाँ पे पहुँचे। तो बाकायदा जो है, और अब मैं ज़रा आपको ज़रा ये दिखा दूँ कि हमारे ख़िलाफ़ ईस्ट पाकिस्तान में
ईस्टर्न इंडियन ईस्टर्न कमांड, जी वो कौन था? वेस्टर्न सेक्टर, 9th माउंटेन डिवीजन ब्रिगेड प्लस, नॉर्दर्न सेक्टर 20th डिवीजन इन बनागुरी, 27th डिवीजन इन सिलीगुड़ी, मेमसन सेक्टर ब्रिगेड ग्रुप पी 23rd डिवीजन। अब ये देख लीजिए कि क्या क्या हमारे खिलाफ था। बिल्कुल। और नॉन रेगुलर बटालियंस, वेस्ट बंगाल राइफल्स, ईस्ट फ्रंटियर राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, असम पुलिस, राजस्थान आर्म्ड कंस्टेबल वगैरह। अच्छा सर, ये जो अब सारी आपने डिटेल्स हमें बताई है, इससे मेरे जहन में एक लाइन आई है कि जंगें लड़ी जाती हैं फौजों से नहीं बल्कि हौसलों से। हम दुश्मन की तादाद में कम थे लेकिन उसके बावजूद हौसले बहुत बुलंद थे हमारे। सही बात है। वहाँ पे मैं आपसे अर्ज करूँ कि हमारे वहाँ पे ढाका में एक स्क्वाड्रन F-86 सेबर जेट से, वन स्क्वाड्रन में कोई 6 आदमी होते हैं, 6 प्लेन्स होते हैं, 7 प्लेन्स होते हैं। वहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर शबीर थे, बहुत दिलेर आदमी, और एक उनका जो चीफ था ग्रुप कैप्टन गुलाम हैदर, वो भी बहुत बड़े दिलेर आदमी। तो जनाब उन्होंने ये फैसला किया कि ऑफेंसिव डिफेंस होना चाहिए। जनरल साहब ने ये फैसला किया ऑफेंसिव डिफेंस, मतलब ये कि हमारे टेरिटरी पे कोई जंग नहीं होना चाहिए, उनके टेरिटरी पे होना चाहिए। तो ये फैसला हो गया। तो जनाब उसके 1-2 घंटे के बाद सारे F-86 जेट्स निकले और उन्होंने कलाईकुंडा एयरपोर्ट पे हमला किया और 11 कैनबरा बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। अब अंदाजा लगाया, और फिर उसके बाद ख़त्म नहीं हुई, वो फिर तैयार थे जाने के लिए, और उस वक्त जो है इंडियन हंटर एयरक्राफ्ट जो है चिटगांव की तरफ से आते थे और यहाँ पे हमला करते थे हमारे डिव हेडक्वार्टर पे। तो माशाल्लाह हमारे बहुत बहादुर, एक मुझे याद है ख़ास तौर पे एक जवान, बंगाली जवान, वो हस्पताल में दाखिल था। तो वो जब हम अंदर आए हस्पताल वो कमरे में, वो यूँ उठ गया और उसके छाती पे बैंडेज और सांस ले रहा था, बड़े सांस ले रहा। तो हमने कहा भाई वो आराम से लेटो कोई बात नहीं, लेकिन ये जज्बा था कि बुरी हालत थी उसकी और वो अटेंशन हो गया अपने बिस्तरे में। अच्छा सर, आप कहीं पे भी आपकी डिप्लॉयमेंट हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान से हर बॉर्डर से जो आपके पास खबरें आ रही होती थी कि दुश्मन के तैयारे मार गिराए हैं या फिर दुश्मन को पीछे धकेलने में कामयाब हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे फौजी जवानों का हौसला बुलंद करने में कितना किरदार अदा करती थी? खबर आती थी कि फलानी जगह हमला हुआ, सियालकोट में ये हुआ, फलानी जगह ये, और हमेशा बहुत क्या कहते हैं जोश में ये हमें खबर आती थी कि ये मामला ठीक हो रहा है वगैरह। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में हमारे ऊपर लाल मुनीर हाट में हमला हुआ और जसोर में हमला हुआ, लेकिन जो फेरी आदमी है, जो फेरी करता था अपने फेरी में, वो बाकायदा वहाँ पे उसने अपनी जगह छोड़ी नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी हमला होता था बाय एयर, और वो अपनी जगह पे छोड़ना नहीं था, क्योंकि हमारे गाड़ियाँ आगे जाती थी फेरी पे, वो दिन रात वो वहाँ पे काम करता था, अपनी जगह छोड़ता नहीं था ताकि मुसीबत ना हो, तकलीफ ना हो। तो जनाब ये तो एक छोटी सी बात है। तो और असल में हमारी जो ताकत थी ग्राउंड पे, वो ज़रा कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन वो उस कमज़ोरी में उन्होंने बहादुरी बहुत दिखाए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जब भी हम 1965 वॉर की बात करते हैं तो हम आम लोगों का बहुत जिक्र सुनते हैं कि जो हमारे आम शहरी थे, हमारे सिविलियंस थे, वो भी घरों से बाहर आते थे पाक फौज के नौजवानों को देखने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, और फिर जब जंग जीत गए, जब आप वापस आए, आम लोगों से मिले, उनका क्या जज्बा था? वो जो बात तो ये है कि हमारे भाई जो है वो तो उन्होंने नाक में दम कर दिया था, क्योंकि वो कहते कि हमें भी भर्ती करें। और बहुत जोश में वो कहते थे कि हमें भर्ती करें, और बड़े मुश्किल से हम रोकते थे
लेकिन उनका जोश कम नहीं था। और बाकायदा जो है हमारे डिवीजन हेडक्वार्टर में बाकायदा एक लाइन लगी होती थी डायरेक्ट भर्ती करने के लिए। उनको पता नहीं था कि यहाँ भी भर्ती नहीं हो सकती, वो रिक्रूटिंग ऑफिसर करेगा। लेकिन वो नहीं, बहुत जज्बा, इसमें कोई शक नहीं। सर, आज के दिन के हवाले से पैगाम ये जो पैगाम ये है कि आपने पाकिस्तान को अपना बनाना है, अपने दिल से लगाना है। और ये जो 60 करोड़ मुसलमान हैं बड़े सगीर में, जिसने अंग्रेज़ ने बेघर किया, 20 करोड़ यहाँ पे, 20 करोड़ इंडिया में, 20 करोड़ क्या कहते हैं बंगाल में, ये 60 करोड़ मुसलमान को बेघर किया अंग्रेज़ ने। इसको जोड़ना है। बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नवाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने पैगाम दिया है, इत्तेहाद का, अमन का पैगाम कि हमने पाकिस्तान को अपना बनाना है और मुसलमानों ने एक होकर दिखाना है। नाज़रीन, आज अफवाज पाकिस्तान के शहीदों को, गाजियों को, पाक फौज के नौजवानों को हम प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवस्सुत से सलाम पेश कर रहे हैं। और इसी सूरत हाल में हमने बात करने के लिए प्रोग्राम में शामिल किया है जी कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सियासी मामलात पर तो अक्सर हम इनसे बात करते रहते हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा, तो आज के दिन इनकी जो यादें हैं उनको समेटना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आज का दिन पूरे पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही काबिल फ़ख्र दिन है। आप कौन सी यादें हमारे साथ शेयर करेंगे, हमारे देखने वालों को क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुबह सुबह उठे एक दिन और स्कूल जाने लगे। जब स्कूल गए तो उधर उन्होंने कहा कि टीचर ने बताया कि पता नहीं कुछ अफवाह उड़ी हुई है कि फ़ौजें सारी जो हैं वो लाहौर बॉर्डर की तरफ जा रही हैं। हमारा स्कूल भी कैंट में था, तो कोई 9-10 बजे के करीब जो है वो हमें छुट्टी हो गई और कहा कि जी पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान की फ़ौजों ने हमला कर दिया और BRB के करीब वो पहुंच गए हैं और आप लोग जो हैं वो घरों में जाएं, और क्योंकि अभी एयर अटैक्स होंगे। तो हम साइकिलों पे भागे और आप यकीन करें कि हमारी क्लास के आधे बच्चे 8वीं जमात के, 7वीं के, 9वीं के, हम घर जाने की बजाय हमने बॉर्डर की तरफ भागना शुरू कर दिया। और उस वक्त हमें बच्चों को यही पता था कि शालामार बाग से GT रोड जो है वो वाघा बॉर्डर की तरफ जाती है। और जब हम सामने गए तो उधर से बहुत सारे ज़ख्मी लोग देहाती जो हैं वो वापस आ रहे थे और उसी दौरान जो है हमारी अफवाज जो है ट्रकों पर बैठी हुई हैं और नारे लग रहे हैं। और लाहौर की जो आवाम है, शालामार बाग पर, ये जिस जगह हम खड़े हैं, इन जगहों के ऊपर खड़े थे लोग और नारे लग रहे थे, लोग हार लगा रहे, पास लेके खड़े थे और हम चीख रहे थे कि हमने भी आप लोगों के साथ जाके लड़ना है। और आज इतने बरस बीत गए, वो बातें जो है आज भी हमें याद हैं। पूरे 17 दिन की जो जंग रही, हमारे लाहौर शहर के ऊपर इंडियन जहाज़ आते थे, हमारे शाहीन उठते थे और आके उनको 1 मिनट में भगा देते थे। कोई भाग जाता था, कोई पता चलता था कहीं दूर जाके गिर गया है। तो आज भी मैं उन शोधा को ट्रिब्यूट पर पेश करने के लिए। अच्छा मुबशिर जावेद साहब, ये तो आप आई विटनेस भी रहे उस जंग के, आपने खुद से देखी। जब अफवाज पाकिस्तान आपने ज्वाइन की, उन नौजवानों का जोशो जज्बा, उस हवाले से हमें बताइए कि इतनी ख़तरनाक जंग और पूरी कौम के लिए हमारे जवान बॉर्डर्स पर मौजूद होते। देखें, उसके बाद 71 की जंग जब हुई तो उन दिनों भी यही हाल था, लाहौर के ऊपर इंडियन जहाज़ आते थे और हमने कॉलेज में फैसला किया कि हम भी अप्लाई करते हैं और फ़ौज ज्वाइन करते हैं। जंग को देखकर आपने फैसला किया? जंग को देख के लाहौर के बहुत लोग 65 की वॉर के बाद भी गए थे, 71 में भी लाहौर के लोग जो हैं वो गए। मैं ख़ुद भी उसमें गया और मैंने 72 में प्रैक्टिकली जो हमारा प्रोसीजर होता है उसको गुजार के सिलेक्शन के बाद मिलिट्री अकेडमी में पहुंच गया। और वही जज्बा था और वही जज्बा आज भी है कि मैं अभी भी बॉर्डर से वापस मुड़ रहा हूं और उन शोधा की यादगारों से होकर आ रहा हूं जिनको मैंने उस वक्त देखा। एक किस्म का, हमारे सामने तो शहीद नहीं हुए, मगर हमें ऐसे लगता था, रेडियो पाकिस्तान जब खबरें सुनाता था कि हमारे सामने एक फ़िल्म चल रही है। जो ज़ख्मी हैं वो CMH लाहौर की तरफ आते थे और हम फिर भागते थे कि हमें बॉर्डर पर जाने दो। शालामार बाग के करीब लोग हमें फ़ौजी रोक लेते थे, हमारे भाई
और वहाँ पर लोग जो हैं वो चने लेकर जा रहे हैं, बिस्किट लेके जा रहे हैं और नारे लग रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान ने 2 दफ़ा पाकिस्तान पे इन्वेजन की, 65 में, 71 में अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। 65 में हमने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हमारी फ़ौज ने कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और आज 6 सितंबर की वाले दिन हमारे लाहौर के शहरियों की बहादुरी के एतराफ़ पर, सरगोदा के लोग को उनकी बहादुरी के एतराफ़ पर, सियालकोट के लोगों को उनकी बहादुरी के एतराफ़ पर कि ये बहुत जवामर्दी से इन्होंने जंग का जो है मुकाबला किया। उस वक़्त की हुकूमत ने हमें हलाले इस्तक़लाल से नवाजा। मुल्क का मुस्तहकम होना ही फ़ौज की इस्तकामत है। फ़ौज मजबूत है तो मुल्क मजबूत है, मुल्क मजबूत है तो फ़ौज मजबूत है। अवाम फ़ौज के साथ हैं। फ़ौज जो है वो हमारी मुहाफ़िज़ है। ये रातों को बॉर्डरों पे ना सिर्फ अपनी नींदें हराम करते हैं बल्कि हमारे लिए रोज़ जाने कुर्बान कर रहे हैं। अब आज के दौर में सिर्फ फ़ौज और जज्बा लड़ाई नहीं लड़ सकती। आज जो नई थ्योरी आ गई है, मईशियत बहुत मजबूत होनी चाहिए, हुकूमतें बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हुकूमतों की जो रूट्स हैं वो आवाम में होनी चाहिए, कारखाने चल रहे हों, तरक्की हो रही हो, कौम जो है वो पैसा कमा रही हो। और उस मईशियत के साथ अगर फ़ौज का एक मजबूत कंधा हो तो इंशाअल्लाह ताला कोई मुल्क जो है वो शिकस्त नहीं देख सकता, ना वो नीचे लग सकता है। दुआ है कि हमारे मुल्क की मईशियत मजबूत हो, हुकूमत आवाम की नुमाइंदा हो और फिर हम अफवाज पाकिस्तान के कंधों के साथ कंधा मिलाकर और उन शहीदों को याद करके जिन्होंने आज तक इस पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की, एक दफ़ा फिर अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान या किसी और मुल्क ने हमें ललकारा तो हम एक मजबूत, मुत्तहिद और ताकतवर होकर अपनी फ़ौज के शाना बशाना इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद रहे और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने पैगाम दिया कि फ़ौज मुस्तहकम है तो फिर मुल्क मजबूत है और अगर मुल्क मुस्तहकम है तो फिर ही फ़ौज मजबूत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 1965 की जंग के हवाले से कुछ यादें ताज़ा की हैं और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम का ख़ास मकसद अपने शोहदा को सलाम पेश करना, अपने गाजियों को, अपने पाक फ़ौज के नौजवानों को सलाम पेश करना है और उनकी सलाहियतों को सराहना। BRB नहर के किनारे इस वक्त प्रोग्राम का इख्तिताम मैं इसी बात के साथ करूंगी कि शहीदों की ज़मीं है ये जिसे पाकिस्तान कहते हैं। बंजर होकर भी कभी ये बुज़दिल पैदा नहीं करेगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।